नमस्कार, मैं नेहा विश्वकर्मा। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका वाड्रा चेन्नई पहुंच गई हैं। वो यहां डीएमके के महिला अधिकार सम्मेलन को संबोधित करेंगी। इससे पहले सोनिया और प्रियंका का चेन्नई एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने स्वागत किया। इस दौरान डीएमके सांसद कनिमोझी करुणानिधि और टीआर बालू मौजूद रहे। दरअसल डीएमके ने महिला आरक्षण कानून को तत्काल लागू करने की मांग की है। इसको लेकर महिला अधिकार सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें देश के तमाम अग्रणी महिला नेताओं ने अपनी बात रखने के लिए आमंत्रण किया गया है। बता दें आपको कि प्रियंका गांधी, इसके साथ ही सोनिया गांधी आज पहुंची हैं और महिला आरक्षण को लेकर ये तमाम बैठक की जा रही है और तुरंत इसको लागू करने की कांग्रेस की ओर से मांग की जाएगी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट 15 अक्टूबर को जारी करेगी। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने यह जानकारी साझा की है। उन्होंने कहा है कि उम्मीदवारों की पहली सूची नवरात्रि के दिन यानी कि जारी की जाएगी। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में पहली लिस्ट को लेकर मंथन किया गया। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों से मुकाबले के लिए कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों की सूची तैयार हो गई है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस पार्टी पितृपक्ष के खत्म होने का इंतजार कर रही थी। पितृपक्ष के खत्म होने के बाद पहले नवरात्र पर कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। आपको बता दें कि अब लंबे इंतजार के बाद कांग्रेस पार्टी भी अपनी पहली सूची जारी करेगी। कांग्रेस का कहना है कि पितृपक्ष के चलते उन्होंने अभी तक अपनी सूची जारी नहीं की थी, लेकिन अब पहले नवरात्र के अवसर पर कांग्रेस की ओर से अपनी पहली सूची जारी की जाएगी। 15 अक्टूबर को कांग्रेस की ओर से पहली लिस्ट जारी की जाएगी। कई मंथन हुए, कई बैठकें हुई। अब रणदीप सुरजेवाला की ओर से ये जानकारी दी गई है और उनके मुताबिक अब लंबे समय के बाद 15 अक्टूबर को कांग्रेस की ओर से पहली लिस्ट जारी कर दी जाएगी। बड़ी खबर है ये, क्योंकि भाजपा की ओर से कई सूची जारी कर दी गई एक के बाद एक, लेकिन कांग्रेस की एक भी लिस्ट अभी तक जारी नहीं हुई थी। इसी बीच अब रणदीप सुरजेवाला की ओर से जानकारी दी गई है और कांग्रेस की पहली सूची जारी होगी। और कानपुर देहात से खबर है, संदिग्ध परिस्थितियों में फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। भीषण आग देखकर फैक्ट्री में मची अफरा तफरी। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बिना रजिस्ट्रेशन व बिना मानक संचालित हो रही थी फैक्ट्री। इस फैक्ट्री में प्लास्टिक की फैक्ट्री बताई जा रही है, जहां पर प्लास्टिक का निर्माण होता था और अचानक से इस फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिसकी वजह से अफरा तफरी मच गई। बिना रजिस्ट्रेशन के, बिना मानकों के ये फैक्ट्री का संचालन हो रहा था और फैक्ट्री में आग लग गई। प्लास्टिक निर्माण की फैक्ट्री बताई जा रही है, जिसमें भीषण आग लग गई। तस्वीरें देख रहे हैं आप, किस तरह से आग की लपटें नजर आ रही हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ गौरव शुक्ला जुड़ चुके हैं। गौरव, क्या कुछ अपडेट है इस वक्त? देखिए नेहा, जो है ये कानपुर देहात का जैनपुर इंडस्ट्रियल एरिया है, जहां पर बाबा आनंदेश्वर ये फैक्ट्री है, जिसमें प्लास्टिक का काम होता है, प्लास्टिक बनाने का काम किया जाता है। और यहाँ पर संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। इस बीच मजदूरों ने भी भागकर अपनी जान बचाई और जैसे ही लोकल पुलिस को इसकी जानकारी हुई, उन्होंने अग्निशमन को सूचना दी और अग्निशमन विभाग की तमाम जो टीम मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की, और उन्होंने आग बुझाने का काम शुरू किया। हालांकि आग कैसे लगी, क्या कारण है, इसकी जो है जांच अग्निशमन विभाग कर रहा है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि इतनी बड़ी ये फैक्ट्री संचालित थी, इसका जी, बिना मानकों के आखिर किस तरह से बिना रजिस्ट्रेशन के ये फैक्ट्री चल रही थी? बड़ा सवाल यही है। और इसमें प्रशासन की ओर से क्या कुछ सफाई आ रही है? देखिए, बिल्कुल जाहिर तौर पर बड़ा सवाल यही है कि इतनी बड़ी फैक्ट्री बिना मानक और बिना परमिशन के कैसे चल रही थी। इस सवाल को जब मुख्य अग्निशमन अधिकारी सुरेश सिंह से किया गया, तो उन्होंने कहा कि फैक्ट्री मालिकों ने बताई है कि 17 सितंबर के बाद से फैक्ट्री ट्रायल पर थी, इस पर कोई कार्रवाई नहीं बनती है। लेकिन बिना परमिशन के और मानक विहीन फैक्ट्री आखिर ट्रायल पर आई कैसे? सबसे पहले अगर किसी फैक्ट्री को बनना होता है, कंस्ट्रक्शन के लिए उसे परमिशन लेनी पड़ती है फायर विभाग से, और कंस्ट्रक्शन के बाद अगर ट्रायल भी चल रहा था तो उसके लिए परमिशन होनी चाहिए। वहां पर अग्निशमन के उपकरण होने चाहिए कि अगर कोई हादसा होता है
तो इससे बचाया जा सके और किसी भी मजदूर की जो है मौत ना हो, कोई हादसा बड़ा ना हो। गौरव, फैक्ट्री के मालिक को लेकर क्या कुछ जानकारी है? कौन है व्यक्ति जो इस तरह से फैक्ट्री चला रहा है और पुलिस उसके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई भी नहीं करती है? देखिए अग्निशमन जो मुख्य अग्निशमन अधिकारी है सुरेंद्र सिंह, उन्होंने साफ तौर पर पल्ला झाड़ते हुए ये बताया है कि अभी 17 सितंबर से फैक्ट्री संचालित की गई है। मालिक कौन है ये अब तक स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन सवाल सीधा अग्निशमन विभाग पर है कि आखिर उनकी ये सरपरस्ती में फैक्ट्री चल कैसे रही थी। और उनकी जो कुल मिलाकर कहा जाए कि सवाल जब उनसे मीडिया ने किया तो वो एक तरीके से पल्ला झाड़ रहे थे और उनकी रहनुमाई कर रहे थे कि इस पर कोई कार्रवाई नहीं बनती है। फैक्ट्री संचालित थी, आग लगती, घटना होती, अगर कोई मजदूर इसमें फंस जाता, किसी की मौत होती तो उसकी घटना का जिम्मेदार कौन है? सवाल तमाम है, लेकिन जवाब देने वाला कोई जिम्मेदार नहीं है। जी, क्या इस वक्त सभी मजदूरों को, जो भी कामगार थे वहां के, सभी को बाहर निकाल लिया गया है? सभी सुरक्षित हैं? लेकिन यह जिस तरीके से आग लगी थी और आग की लपटों को देखते हुए मजदूर अपनी जान बचाकर पहले ही भाग निकले थे। जी। और प्रशासन की ओर से कौन कुछ पहुंचा है वहां पर? देखिए, प्रशासनिक अमले में लोकल पुलिस थी, अग्निशमन विभाग था। हालांकि अब उन्होंने इस पूरे मामले की जांच करने और कार्रवाई की जो वैधानिक कार्रवाई बनती है उसकी बात तो कही है, लेकिन फिर वही सवाल है कि आखिर इस पूरे मामले को, इस स्थिति को तैयार करने का जिम्मेदार कौन है? आखिर हादसे होते क्यों है? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव ज्यादा जानकारी के लिए। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने आज से जम्मू कश्मीर की 3 दिवसीय यात्रा पर है। वहां पर वो अपनी यात्रा के दौरान संगठन के कार्यों का विस्तार से चर्चा करेंगे। इसी के साथ ही मोहन भागवत की केंद्र शासित प्रदेश की यात्रा संगठन के कार्यों की समीक्षा के लिए भी रही है। इसमें देश भर के आरएसएस नेता शामिल होंगे। भागवत का जम्मू के एक प्राचीन मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करने का भी कार्यक्रम है। वहीं इस दौरान उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश में संगठन के कामकाज और उनके द्वारा संचालित गतिविधियों की समीक्षा करके कार्यकर्ताओं की एक बैठक की अध्यक्षता करने का भी प्लान सामने आया है। इसके बाद वो 15 अक्टूबर को कठुआ जिले में एक समन्वय बैठक में भी अध्यक्षता करेंगे। इसके बाद वो एक स्टेडियम में स्वयं सेवकों को संबोधित भी करेंगे। और लखनऊ से बड़ी खबर, जेएमबी के आतंकी को आज लखनऊ लाएगी एटीएस। कोलकाता जेल से हिरासत में लेकर लखनऊ लाएगी एटीएस। 7 दिन के पुलिस रिमांड में भेजने के आदेश। आतंकी संगठन अलकायदा इन सब कॉन्टिनेंट का सदस्य है आतंकी। ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। लखनऊ से 7 दिन के रिमांड भेजने के आदेश हैं। इसी के साथ ही बता दें आपको, आतंकी संगठन अलकायदा इन सब कॉन्टिनेंट का सदस्य है आतंकी। और इसी के साथ ही जेएमबी के आतंकी को आज लखनऊ लाएगी एटीएस। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। कोलकाता जेल से हिरासत में लेकर लखनऊ लाएगी एटीएस आतंकी को। 7 दिन के रिमांड पर भेजने के आदेश हैं। और इसी बीच अब एटीएस आतंकी को लखनऊ लाएगी। आतंकी संगठन अलकायदा सब कॉन्टिनेंट का सदस्य है। इसी के साथ ही जेएमबी के आतंकी को आज लखनऊ लाएगी एटीएस। एटीएस की पूरे देश में लगातार कार्रवाई जारी है। इसी बीच ये बड़ी खबर, 7 दिन की रिमांड पर भेजने के आदेश हैं और अब एटीएस इस आतंकी को लखनऊ लाएगी। अलकायदा इन सब कॉन्टिनेंट का सदस्य है आतंकी। बड़ी खबर, जेएमबी के आतंकी को आज लखनऊ लाएगी एटीएस। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सिद्धार्थ जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ, क्या कुछ अपडेट है इस वक्त? देखिए, बिल्कुल के आतंकी आतंकी मुफक्किर उर्फ हमीदुल्लाह साजिद अली मियां को आज लखनऊ लाएगी एटीएस। कोलकाता जेल से हिरासत में लेकर आज लखनऊ इसको पहुंचेगी। विशेष न्यायाधीश दिनेश कुमार मिश्रा के ने इन्हें 7 दिन पुलिस रिमांड देने का आदेश दिया। मुफक्किर प्रतिबंधित आतंकी संगठन अलकायदा इन सब कॉन्टिनेंट जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश और अंसारुल बांग्ला टीम का सदस्य, उस पर भारत के खिलाफ युद्ध लड़ने की कोशिश करना और शरिया कानून लागू करने के लिए इस्लाम राष्ट्र बनाने की मंशा रखने का आरोप है। देखिए, अब इसको लाने के बाद एटीएस लगातार इनसे पूछताछ करेगी और कौन लोग थे, कई लोग, कौन कौन ऐसे लोग थे जो इनके संपर्क में थे और किस तरीके से ये लोग काम करते थे, क्या
किस तरीके के सिद्धार्थ, इस संगठन को लेकर दर्शकों को बताइए, किस तरह का ये संगठन है और उस पर क्या कुछ गंभीर आरोप हैं जिसका ये आतंकी है? तो ये संगठन जो है इसकी विदेश होती है जो राष्ट्र बताते हैं, और लगातार ये कोशिश ये करते हैं ज्यादा से ज्यादा जो नवयुवक है उनको बुलाया जाए, कहीं ना कहीं बरगला तो नहीं, ये बताया जाए कि आप आतंकवादी बने। इस तरीके से इनका काम होता है और ये शरिया कानून लागू करना चाहते हैं। ये ज्यादातर इस्लाम राष्ट्र बनाने की कोशिश करते हैं, ये माइंड करते हैं। और इन सबकी सबसे खासियत इस संगठन की ये है कि जो नए लड़के होते हैं और ये नए लड़के होते हैं करने जाते हैं। आज लखनऊ लेकर आएगी एटीएस, सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम देखे जा रहे हैं? सिद्धार्थ, बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ ज्यादा जानकारी के लिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 141वें सत्र का उद्घाटन करेंगे। शाम 6 बजे कार्यक्रम होगा। ये सत्र इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के सदस्यों की एक महत्वपूर्ण बैठक के रूप में कार्य करेगा। ओलंपिक खेलों के भविष्य के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय आईओसी सत्र में लिए जाते हैं। भारत दूसरी बार और लगभग 40 वर्षों के अंतराल के बाद आईओसी सत्र की मेजबानी कर रहा है। इससे पहले आईओसी का 86वां सत्र 1983 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। प्रधानमंत्री कार्यकाल द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि भारत में आयोजित होने वाला 141वां आईओसी सत्र वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने, खेल उत्कृष्टता का जश्न मनाने और दोस्ती, सम्मान और उत्कृष्टता के ओलंपिक आदर्शों को आगे बढ़ाने के लिए देश के समर्पण का प्रतीक है। इसमें कहा गया है कि ये खेल से जुड़े विभिन्न हितधारकों के बीच बातचीत और ज्ञान साझा करने का अवसर प्रदान करता है। बता दें आपको, पीएम मोदी आज मुंबई जाएंगे और इस दौरान बड़ी खबर है, आईओसी के 141वें सत्र का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही बता दें कि 40 साल बाद भारत को मेजबानी करने का अवसर मिला है। इसके पहले 1983 में भारत को यह अवसर मिला था और अब प्रधानमंत्री मोदी आज मुंबई जाएंगे और 141वें आईओसी कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान तमाम तरह की तैयारियां जारी हैं। 40 साल बाद भारत को इसकी मेजबानी करने का मौका मिला है, जिसको लेकर बड़े स्तर पर सभी तैयारियां जारी हैं और पीएम मोदी भी मुंबई पहुंचेंगे, कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। बड़ी खबर, 40 साल बाद भारत को यह अवसर मिला है आईओसी के 141वें सत्र का उद्घाटन करने का। इससे पहले 1983 में भारत ने इसकी मेजबानी की थी और अब एक बार फिर से करीब 40 साल बाद भारत इसकी मेजबानी करेगा, जिसको लेकर तमाम तैयारियां जारी हैं और प्रधानमंत्री मोदी भी मुंबई पहुंचेंगे। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। इस दौरान वो विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। यात्रा के दूसरे दिन आज 14 अक्टूबर को आईसीसी वर्ल्ड कप के भारत पाकिस्तान मैच के साथ कुलदेवी के दर्शन और गरबा आयोजन में शामिल होंगे। विश्व कप के महामुकाबले के दोनों टीमें अहमदाबाद पहुंच चुकी हैं। गृह मंत्री पूर्व में गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के प्रशासक रह चुके हैं। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में पहली बार भारत पाकिस्तान के बीच भिड़ंत होगी। अहमदाबाद की धरती पर पाकिस्तान की टीम 11 साल बाद पहुंची। ऐसे में स्थानीय दर्शकों में इस महामुकाबले को देखने के लिए काफी ज्यादा जोश देखने को मिल रहा है। मैच से पहले एक कल्चरल इवेंट भी रखा गया है। इसमें मशहूर गायक अरिजीत सिंह अपनी प्रस्तुति देंगे। बता दें आपको कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं और इस दौरान विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। इसके साथ ही यात्रा के दूसरे दिन कुलदेवी के दर्शन भी करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह गरबा आयोजनों में भी शामिल होंगे। नवरात्र शुरू हो रहे हैं। इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह का गुजरात दौरा और गरबा के आयोजनों में शामिल होंगे। विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं
और हमीरपुर जिले में आज शासन के निर्देशों पर मिशन शक्ति विशेष अभियान फेज 4 की शुरुआत की गई, जिसमें जिलाधिकारी राहुल पांडे ने कलेक्ट्रेट से महिला रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में सैकड़ों महिलाओं ने हिस्सा लेकर मिशन शक्ति अभियान को आगे बढ़ने का संदेश दिया। बता दें कि मिशन शक्ति अभियान की आज से शुरुआत हो गई है, जो पूरे नवरात्र अलग अलग कार्यक्रम करके चलाया जाएगा। मिशन शक्ति विशेष अभियान फेज 4 के तहत महिला संबंधी अपराधों के बारे में महिलाओं को जानकारी दी जाएगी और महिला संबंधित अपराधों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही अभियान के दौरान कार्यक्रम कर महिलाओं को शासन द्वारा महिलाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी जाएगी, उनके लाभ दिलाने के प्रयास किए जाएंगे। बता दें कि समाज में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध और नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए मिशन शक्ति विशेष अभियान 4 की शुरुआत की गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि मिशन शक्ति विगत 3 एडिशंस हो चुके हैं, इस बार ये चौथा है। शारदीय नवरात्र के समय पे एक अभियान चलाया जाता है। इस अभियान में आज ये रैली का कार्यक्रम किया गया। इस रैली के माध्यम से जागरूकता की जाएगी और अब ये कार्यक्रम शुरू हो रहा है। अगले पूरे नवरात्र के पीरियड तक ये कार्यक्रम चलेगा, जिसमें एक तरफ जहाँ महिलाओं से संबंधित अपराधों और उनसे संबंधित जो कृत्य हैं उन पर कार्रवाई होगी, वहीं दूसरी ओर महिलाओं से संबंधित जो योजनाएँ हैं उनके संबंध में जागरूकता और उनको लाभ दिलाने का कार्यक्रम भी किया जाएगा। और आगरा में पुलिस कमिश्नर के आदेश पर हेलो गैंग गैंगस्टर के 5 आरोपियों को लाखों की संपत्ति पुलिस ने कुर्क कर लिया। इसके साथ ही एसीपी रविंद्र कुमार, थाना प्रभारी चित्रहाट महेंद्र सिंह भदौरिया ने पुलिस फोर्स के साथ मुनादी भी कराई थी। पुलिस द्वारा सभी आरोपियों के 3 मकानों को सील कर दिया गया है। और दिल्ली में आज 14 अक्टूबर को P20 सम्मेलन का अंतिम दिन है। P20 शिखर सम्मेलन का आयोजन द्वारका के इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर में किया गया है। लगभग 27 देशों के वहां की संसद के स्पीकर और संसदीय प्रतिनिधि सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। सभी मेहमानों और गणमान्य व्यक्तियों के लिए अलग अलग होटलों में ठहरने की व्यवस्था की गई है। कनाडा के स्पीकर इस कार्यक्रम में हिस्सा नहीं ले रही हैं। भारत कनाडा के बीच चल रहे राजनयिक विवाद के मद्देनजर वहां के स्पीकर रेमेंडो ग्रेगे ने कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया है। इसके साथ ही यूरोपियन यूनियन के शुक्रवार को P20 समिट में उठाया जंग का मुद्दा, हमास को राजनीतिक आर्थिक सपोर्ट ना दिया जाए, ऐसा भी कहा गया है। बता दें आपको कि यूएई से सऊदी अरब तक तमाम तरह के जो संगठन हैं उनसे अपील की गई है कि इन्हें किसी भी तरह से हमास को मदद ना दी जाए। इसी के साथ ही इजराइल और हमास का जो युद्ध है वो इस बैठक में अहम रहा और इस दौरान तमाम तरह की चर्चाएं हुई और ये भी कहा गया कि जो शांति है वो पूरे विश्व के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसको लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हुई। इस दौरान तमाम तरह की जो बातें हैं वो सामने आई, किस तरह से शांति बनाई रखनी चाहिए विश्व के लिए। और इसके साथ ही बड़ी खबर ये भी रही कि यहाँ पर कनाडा के जो राजनयिक थे, इस विवाद को लेकर दूरी बनाई कनाडा ने। इस बैठक को लेकर यहाँ पर लगातार देखा गया इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी जंग का प्रभाव देश के ईंधन के दामों पर पड़ रहा है। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बयान सामने आया और इशारा कर रहा है कि उन्होंने कहा कि हम 3 चुनौतियों से निपट रहे हैं, जिसमें उपलब्धता, सामर्थ्य और स्थिरता का होना बेहद जरूरी है। फिलहाल हमें उपलब्धता को लेकर चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिन देशों से हम कच्चा तेल आयात करते हैं उनकी संख्या 27 से बढ़कर 39 हो गई है। अगर एक क्षेत्र में समस्या है तो दूसरे क्षेत्र से अपनी आपूर्ति प्राप्त कर सकते हैं। जहां तक सामर्थ्य का सवाल है, ये उपलब्धता से जुड़ा है। यदि बाजारों में उपलब्धता तेल की मात्रा अचानक कम हो जाती है तो कीमतें बढ़ जाती हैं। स्थिरता के लिए हमने हरित ऊर्जा संक्रमण में अपनी स्थिति को कमजोर नहीं होने दिया है। Dealing with 3 challenges: availability, affordability और sustainability। जैसे मैंने कई बार कहा है कि मुझे इस समय कोई इस बात पे चिंता नहीं है कि अवेलेबिलिटी में कोई कमी होगी, क्योंकि the number of countries from which we import crude oil या कच्चा तेल, we have increased from 27 to 39। अगर मान लीजिए एक रीजन में कोई प्रॉब्लम आती भी है तो हम अपनी सप्लाईज कहीं और से ले लेते हैं।
जहां तक अफोर्डेबिलिटी का बात है, दैट्स ऑल्सो लिंक्ड विद अवेलेबिलिटी। अगर मान लीजिए अवेलेबिलिटी में प्रॉब्लम आती है या द अमाउंट ऑफ ऑयल दैट इज रिक्वायर्ड इन द मार्केट वो सडनली कम हो जाता है तो दाम बढ़ सकते हैं। अभी मेरे उसके बारे में चिंता नहीं है। और जहां तक सस्टेनेबिलिटी की बात है, हमने जो हमारी ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन है उसमें देखिए ये प्रश्न पहले भी पूछा गया और मुझे लगता है जब तक ये हॉस्टिलिटीज होंगी आपका ये प्रश्न है बिल्कुल इट्स लेजिटिमेट। इस समय वी आर डीलिंग विथ 3 चैलेंजेस: अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी। जैसे मैंने कई बार कहा है कि मुझे इस समय कोई इस बात पे चिंता नहीं है कि अवेलेबिलिटी में कोई कमी होगी, क्योंकि द नंबर ऑफ कंट्रीज फ्रॉम विच वी इंपोर्ट क्रूड ऑयल या कच्चा तेल वी हैव इंक्रीज फ्रॉम 27 to 39। अगर मान लीजिए एक रीजन में कोई प्रॉब्लम आती भी है तो हम अपनी सप्लाईज कहीं और से ले लेते हैं। जहां तक अफोर्डेबिलिटी का बात है, दैट्स ऑल्सो लिंक्ड विद अवेलेबिलिटी। अगर मान लीजिए देखिए ये देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए MV नेटवर्क। नमस्कार।